नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीशा यादव। न्यूज नाउ में आज जो सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जिसमें आपको बताएंगे तीसरे और आखिरी चरण के लिए जहां चुनाव आयोग ने कमर कस ली है, तो वहीं सभी राजनीतिक दलों ने जीत के अपने अपने दावे भी किए हैं। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे बिहार में भीषण बाढ़ की वजह से कैसे 12 जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कानपुर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने आज क्या हासिल किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मंगलवार को मतदान होना है। इस फेज में 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। आखिरी फेज के लिए पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। वहीं आखिरी फेज खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जम्मू क्षेत्र में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। जम्मू, कठुआ, सांभा, उधमपुर जिलों में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दल चुनाव प्रचार के जरिए इन सीटों को जीतने की कोशिश में लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार रविवार को थम चुका है। तीसरे और आखिरी फेज में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर आखिरी फेज के लिए पोलिंग दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना होकर अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। इस चरण के तहत कुछ ऐसे भी निर्वाचन क्षेत्र है जहां हाल में कुछ छिटपुट आतंकी हमले भी सामने आए। ऐसे में इन क्षेत्रों में पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई। चुनाव आयोग ने भी तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली है। आयोग के डाटा के मुताबिक करीब 39.18 लाख से ज्यादा मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। उधमपुर जिले में हमारे 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और यहाँ पे जो दूर दराज के इलाकों में थे P-2 जिनको 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया, ऐसे 6 पोलिंग स्टेशंस थे, 3 चेन्नई में और 3 रामनगर में, जो पोलिंग पार्टीज कल शाम तक अपने पोलिंग स्टेशंस में पहुंच गई थी। आज हमारी बाकी 648 पोलिंग पार्टीज चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिस्पैच हो रही हैं और ये भी अंडर सिक्योरिटी और इनके साथ जहां जहां क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ये सभी पोलिंग पार्टीज को आज यहाँ से मटेरियल देके और ईवीएम देके भेजा जा रहा है ताकि वो शाम तक वहां पहुंच के हमें अपना पूरा पोलिंग स्टेशन रेडी करने की रिपोर्ट देंगी ताकि कल का हमारा जो पोलिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ जाए। सिक्योरिटी एनालिसिस करते हुए हमारे यहाँ पे 102 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमने असेसमेंट करी है, जहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नॉर्मल पोलिंग स्टेशन से ज्यादा रहेगा। उसके अलावा QRTs भी ऑन रूट रहेंगी, FSTs भी हैं, SSTs भी हैं जो विद सिक्योरिटी मूव करेंगी ताकि कोई भी वायलेशन हो या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो उस पर वो इमीडिएट एक्शन ले पाए।
वोटर्स को हमारी यही अपील है कि वो 1 अक्टूबर को अपना वोट जरूर कास्ट करें। ये बहुत हमारे लिए एक गर्व की बात है और एक बहुत काफी इसमें अरेंजमेंट्स और मेहनत जाती है इलेक्शंस की तैयारियां करने में, मगर ये सक्सेसफुल तभी होती हैं जब लोग अपना अधिकार को एक्सरसाइज करें और अपनी ड्यूटी समझते हुए अपनी राइट टू वोट को कास्ट करें। तो तब हम सभी को अपील है कि वो अपना जरूर वोट कास्ट करें। हमारी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो हमारे 4 डिस्पैच सेंटर्स हैं। एक जीडीसी कुपवारा में है, जीडीसी सोगाम में, ITI हंडवारा और लंगेट में, और करना साइड में हमारा SDM ऑफिस जो है वहाँ से डिस्पैच हो रहा है। तो हमारे 622 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो 622 पोलिंग पार्टीज भी डिस्पैच हो रही हैं अलॉन्ग विद माइक्रो ऑब्जर्वर्स एंड द रिक्विजिट सिक्योरिटी। तो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं इन प्लेस हैं। डिस्पैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। जो फार ऑफ के पोलिंग स्टेशंस हैं, सम ऑफ देम हैव इवन लेफ्ट। वी होप कि जल्दी से वी विल बी एबल टू वाइंड अप द डिस्पैच एंड मेक दीज पीपल कंफर्टेबल एट देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस। कब तक उम्मीद की जा रही है मैम सारे डिस्पैच हो जाएगा, और कल की अगर पोलिंग की बात की जाए कितने बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा? By afternoon we expect all dispatch will be done and everybody will reach in time आज ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे, और अपने बूथ को वो प्रिपेयर भी करेंगे। बाकी जो वोटिंग है कल 7 बजे से 6 बजे तक है। जितने भी लोग हैं वो अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेकर और एक जो हमने VIS जो डिस्ट्रीब्यूट की है उसको लेकर, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी कार्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और VIS। अगर VIS नहीं भी है तो आइडेंटिटी कार्ड तो कम से कम होना चाहिए, और अपना सीरियल नंबर अगर उनको पता है, दे कैन कम टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट 7 o'clock to 6 o'clock। सिक्योरिटी वगैरह के क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई क्रिटिकल पोलिंग बूथ है जहाँ पे हम स्पेशल कुछ वो कर रहे हैं? जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, मैक्सिमम हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं, आई वुड से मोर देन 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस आर इन फैक्ट क्रिटिकल। स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उन ऑलरेडी सब जगह इन प्लेस है। कुछ स्पेशल बूथ्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं। हर असेंबली में हमने एक पिंक पोलिंग बूथ, एक ग्रीन पोलिंग बूथ, एक PWD मैन्ड पोलिंग बूथ ये एस्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा एक यूथ मैन पोलिंग स्टेशन भी हमने एस्टैब्लिश किया है। तो चार स्पेशल पोलिंग स्टेशन और कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशंस, जैसे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हमारे बॉर्डर के फेंस के कुछ उस पार हैं, उनको हमने यूनिक का दर्जा दिया है। और ये पोलिंग स्टेशंस पे डेफिनेटली हमारा फोकस भी रहेगा कि वहाँ पर जो भी पोलिंग है बिल्कुल स्मूथ रहे और अच्छे से हो जाए। आज जैसे कि आपको पता है कि कल हमारा पोलिंग डे है। आज हमारी जो 76 ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की जितना भी पोलिंग स्टाफ है, आज लोग हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोगों का पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही है पोलिंग स्टाफ को। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। हमारे टोटल 76 जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 153 पोलिंग स्टेशन हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आज आफ्टरनून तक हम जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं वो 153 पोलिंग स्टेशन, जितने भी पोलिंग पार्टी है वो अपनी डेजिग्नेशन पे टाइम पे पहुंच जाए, और किसी को किसी भी तरफ की कोई भी अगर जरूरत होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ रहेगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। यही कारण है कि दोनों दलों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो जम्मू संभाग की सभी 43 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी कश्मीर में 47 में से केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बची हुई 28 सीटों पर बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन कर सकती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीट में से बीजेपी 62 सीटों पर लड़ाई कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज कसते हुए कहा, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की पार्टी चुनाव से पहले ही हार मान ली है, इसीलिए लोग बहाना ढूंढ रहे हैं और आखिरी दिन के प्रचार में आधे दिन प्रचार नहीं कर रहे, ऐसा बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक रीजन है, वो लोग इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन से पहले हाथ उठाया। उमर अब्दुल्ला ने बोले हैं हम अभी पार्टी हमारा सरकार में नहीं आएगा, और कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी आए भी नहीं, आया एक दिन में भी कुछ गलत बोलकर चले गया। इसलिए ये दोनों पार्टी इलेक्शन से पहले ही हार मान लिया, इसलिए इसको बहाना ढूंढ रहे लोग। बहाने के आधार पर आखिरी दिन में आधा दिन का प्रचार हम
नहीं कर रहा है ऐसा, लोगों को गुमराह करने के लिए एक सेंटिमेंट लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लोग। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आखिरी फेज के लिए अपना पूरा दमखम दिखाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गहन चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और नेका के साथ गठबंधन में जनहितैषी सरकार देने का वादा किया। दरअसल कांग्रेस का 2014 के चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। पार्टी को जम्मू संभाग के जिलों से एक भी सीट नहीं मिली थी। नहीं, माहौल तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी, माहौल तो बिल्कुल ये है। और माहौल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्रति बहुत समर्थन भी देखने को मिला है। और हमारी जो डिमांड है, एकमात्र मांग है कि जो फुल स्टेटहुड है, पूरे राज्य का दर्जा जो 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया था जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू और कश्मीर को यूटी बना दिया। हमारे राजनीतिक इतिहास में यूटी राज्य बनते हैं, पर यह एकमात्र ऐसा मिसाल है जहां पूरा राज्य यूटी बना। तो हमने कहा है कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और जो दावे किए गए हैं कि पिछले 8 सालों में विकास हुआ है, निवेश हुआ है, हमने सवाल किया है। मैंने खुद सवाल किया जब प्रधानमंत्री गए थे जम्मू, श्रीनगर गए और जगह में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, मैं सवाल उठाता रहा, बताइए, मिसाल बताइए, जानकारी दीजिए, निवेश कहाँ आया है, किसने निवेश किया है, लोगों को क्या फायदा मिला है। लोग जम्मू में कह रहे हैं, जम्मू में लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिला 5 साल के बाद। तो माहौल तो उनके खिलाफ है। हाँ, अभी देखिए क्या होता है। वो अभी क्या ना, हाँ, हमारे साथ गठबंधन में तो नहीं थे, हालांकि इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में आई थी महबूबा जी। पर हाँ, इस बार चुनाव के लिए हमारा जो गठबंधन है सिर्फ एनसी के साथ है, पर हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जनादेश एनसी और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। और अगर पोस्ट पोल, अभी देखिए क्या होता है पोस्ट पोल में। अभी पोस्ट पोल की हम देख नहीं रहे हैं, हम जानते हैं कि जनादेश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलने वाला है, रहने का बस। लोकल पार्टीज की बात कर रहे हैं या मैं, कई लोग सोचते हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बनेंगे। ऐसे तो कोई बीजेपी ने कई छोटे छोटे पार्टी खड़े करके उनको चुनाव में खड़ा कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये लोग ख्वाब देखने, हसीन सपने देखते रहे हैं। कश्मीर में सपने हसीन ही होते हैं। आप नाम नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं यही कहूँगा कि आपने सवाल पूछा है कि जनादेश, स्पष्ट जनादेश एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगा। क्या उम्मीद हो सकती है कि अल्लाह करे कि इनको सही फैसला करे, इस रियासत के तशख्खुस को वापस ला सके और हम लोग आज़ादी से वोट दे सकें, किसी का दबाव न रहे, खासकर बॉर्डर इलाकों में। पीएम रोज अपने रैलियों में कहते हैं कि जो स्टेट्यूड उसको हम रेस्टोर करेंगे वापस, मगर अभी तक वो देखने को नहीं मिल रहा और बार बार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट कर रहे हैं हर एक रैली में। मैं बहुत खुश हूँ, वही तो उनको चुभता है। बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो इनका मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह इनको उस हार को देखना पड़ेगा जो आने वाली है इनके लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। 7 जिलों की 40 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसमें सबसे अधिक जम्मू संभाग में आने वाली 24 सीट है। इनमें उधमपुर पश्चिम, उधमपुर पूर्व, चैनी, रामनगर, बानी, बिलावर, बसोहली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिशनाहा, सुचेतगढ़ शामिल है, जिसमें से रामनगर, कठुआ, रामगढ़, बिशनाहा और सुचेतगढ़ सुरक्षित सीट है। बता दें, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह देखने को मिला। अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। 18 सितंबर को पहले फेज में रिकॉर्ड 61.38% मतदान हुआ, जबकि 26 सितंबर को दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुआ। अंतिम चरण के मतदान के बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज।
बिहार में एक बार फिर बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। कोसी कमला से लेकर बागमती विकराल हो चुकी है और बाढ़ से हाहाकार मच गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार वालों की मुसीबत बढ़ गई है। कोसी जहां कोहराम मचा रही है तो गंगा, गंडक और कमला कहर बरपा रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष को ही निशाने पर लेती दिखाई दे रही है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में नदियां उफान पर हैं। हालात ये हैं कि बिहार में भारी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य के 12 से अधिक जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इन जिलों के 20 प्रखंडों के करीब 2 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की तबाही से परेशान है। अभी ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए हैं। भारत नेपाल सीमा से लगते जिलों पर सबसे अधिक असर पड़ा है। सीतामढ़ी जिले के मधकौल गांव में बागमती नदी का तटबंध टूटने की कगार पर है। उधर पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर पानी के अत्यधिक दबाव के कारण बगहा एक प्रखंड में नदी के बाएं किनारे पर स्थित तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बाढ़ का पानी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में भी प्रवेश कर गया। इससे वहां के वन्यजीवों को खतरा उत्पन्न हो गया है। परेशानी है कि थाना के चारों पट्टी पानी भरा हुआ है। आप लोग किस तरह से आज जा रहे हैं? ये देख रहे हैं ना, पानी में हिल के आना जाना हो रहा है। और कब से स्थिति है? कल रात से ही आया है पानी। और तो सभी पुलिसकर्मी बाहर सुरक्षित स्थान पे है। सभी जितनी भी लगा हुआ है। सर हम आँख से अंधा है, हम तो मांग चांग के खाते हैं। हम मांगने गए थे कल, मांग करके आए, जो भी चावल वल मिला हुआ था वो भी दह गया। पानी आ गया सामने, वो भी दह गया। हम आँख से अंधा आदमी कैसे सब सामान निकालने जाए? सारा का सारा नुकसान हो गया। अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, न खाने के लिए कुछ मिला है। भूख लगा हुआ है, बाल बच्चा जो है भूखे तड़प रहा है, क्या करें? वहीं बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी एक बार फिर कई इलाकों में तबाही मचा रही है। नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद सुपौल जिले में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। कोसी की धार की मार से लोग बेहाल और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खासकर तटबंध के भीतर बसे लोगों को तो कोई आसरा नहीं नजर आ रहा है। आसियाने डूब चुके हैं। हमारा समस्या है सर, बहुत करीब के पंजाब दिल्ली कमा करके हम कम से कम यहाँ मकान 10-15 लाख रुपया खर्चा किए, सब मकान सर महीन मार दिया, नीचे वो गिर गया सब खेता में सर। पानी से सर वहाँ गिर गया था। यहाँ बगल में रिंग बांध रहा है, वहाँ भी कट गया। रिंग बांध के ऊपर से 5 फीट पानी आकर वहाँ मकान का खड्डा मारने से वो गिर गया। घर में कुछ बचा नहीं, सब खत्म। हाँ, सब बह गया। माल जाल सब, मुझे कुछ भी नहीं मिला। माल जलवा सराहत, एक पन्नी पोलोथीन मिला है। खाना मुखिया जी यहाँ पर दे रहे हैं, बस वही का और कुछ नहीं। डीएम आया था, उधर से उधर निकल गया आके आदेश। नहीं, हम लोग से बात नहीं किया डीएम। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? जब हमको जन्म भी नहीं था तो उससे पानी देखे नहीं थे। हम इतना पानी कभी आया, हम अपना जिंदगी में कभी देखे नहीं है। कभी नहीं देखे ना। ये 60 साल के बाद पानी आया है। पूरा डूब गया था? पूरा डूब गया था सर, इतना पानी कभी आया ही नहीं था। तभी बांध पे ही रहे? हाँ, बांधे पर रह रहे हैं तभी। देखते हैं ना, पूरा घर में पानी घुसा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कब इतना पानी देखे थे? ये 61 का बाद देखे हैं। 61 के बाद देखे। कितना पानी था? उनसे ज्यादा था अगली बार, पिछले बार से ज्यादा। 61 से ज्यादा था? हाँ, 61 से ज्यादा था ये पानी। डुबाऊ पानी था? हाँ, बहुत डुबा था पानी। तो घर वर आपका भी गिर गया है? हाँ, गिर गया है। सरकार की तरफ से कोई मुहैया मिला है? नहीं। राहत सामग्री मिल रहा है? नहीं। कोई आए हैं मिलने आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं आया। डीएम? नहीं, डीएम कोई नहीं आया। कोई अनाउंसमेंट किया गया था आप लोगों के घर में जब पानी घुसा था? आदेश कुछ मिला था आप लोगों को? नहीं। तो अभी रह रहे कहाँ? रहे यही पानी में रह रहे, ड्रेनेज पर थे। अच्छा। यहाँ से राहत दे रहा था खाने के लिए बजरंग बलीला। आप लोगों को नहीं दिया है? नहीं। नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से अब हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है। जगह जगह बाढ़ के हालात हैं। हालात ये हैं कि कटरा स्थित बगुची पावर ग्रिड परिसर में पानी घुस गया है। पानी तो पावर हाउस में घुसेगा ही, और लगता है कि 1-2 घंटे के बाद इतना जलस्तर काफी तेजी है इस जलस्तर में वृद्धि कि पावर सब स्टेशन भी बंद हो जाएगा। और पावर सब स्टेशन बंद हो जाएगा तो कटरा प्रखंड के 22 पंचायत बिजली बाधित हो जाएगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा। कब से पानी बढ़ रहा है? कल से सुबह से पानी बढ़ रहा है। कल
प्रशासन की कुछ मदद, कोई मदद नहीं, यहाँ पर तो कोई चहल पहल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मदद नहीं प्रशासन की, कोई आया भी नहीं देखने के लिए। इतना जलस्तर बढ़ गया, देखिए बगची चौक, बगची से लेकर के और लगभग जंग बहादुर कॉलेज तक इतना लगभग भर डार पानी से ज़्यादा होगा। अब देख रहे हैं नाव पर बैठे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है। मुखिया जी अपना पर्सनल व्यक्तिगत नाव बना करके दिए हुए हैं इतना दूर का जाने जाने के लिए। घर में भी पानी प्रवेश कर गया, लगभग तो बसगट्टा पंचायत के 200-250 घर में पानी घुस गया होगा। उधर राज्य में बाढ़ की स्थिति पर बिहार सरकार सूबे में बाढ़ की स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उचित कदम उठा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं बाढ़ के हालात पर केंद्र सरकार ने भी NDRF की 11 टीमें तैनात की हुई हैं। चिंताजनक अलग अलग हिस्सों में भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे सहरसा, सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे। मैं समझता हूँ विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीजें होनी चाहिए थी उसका अभाव है। बाकी रसद ये वो, तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ अचानक दस्तक दे रही, हमें तैयारियों को भी देखना होगा ना कि उस हिसाब से। और इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के कार्यकर्ताओं को भी कहा जहां जिसकी जितनी क्षमता हो उस हिसाब से वो लोगों की मदद करे। मुख्यमंत्री जी अपने निगरानी में एक एक चीज को देख रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके जमाने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और RJD के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल DPR भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां जरूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। ये कभी सिंगापुर से, कभी पटना से, इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ है बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है। सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो भारत दुनिया का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है, लेकिन बिहार में ये हालात तब हैं जब बिहार में सामान्य से 19% कम बारिश हुई है।
हालांकि कुछ दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 29 सितंबर को ही बिहार में सामान्य से 205% ज्यादा बारिश हुई है। बिहार देश के उन राज्यों में है जहां हर साल बाढ़ आती है। बिहार के 76% इलाके पर बाढ़ का खतरा बना ही रहता है, यानी बिहार की 1.70 करोड़ एकड़ जमीन पर बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार गंगा नदी के बेसिन पर बसा है। यहाँ कई नदियाँ हैं और तेज बारिश होने पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की। चौथे दिन के खेल में जो भी प्लेयर क्रीज पर आया वो चौके छक्कों की बरसात करने में लगा रहा। इसी तेज तर्रार बैटिंग के रवैये के साथ टेस्ट क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम बन गई है। तो वही विराट कोहली ने भी अपने नाम एक और नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट में करारा जवाब दिया। उसको रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में शानदार शुरुआत दी। रोहित और यशस्वी ने 3 ओवरों में ही स्कोर 50 रनों की पार पहुंचा दिया। रोहित इस दौरान 11 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए, जबकि यशस्वी 72 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इन दोनों की साझेदारी ने टेस्ट रिकॉर्ड बना दिया। रोहित और यशस्वी के दम पर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम है। रोहित और यशस्वी ने 3 ओवरों में 51 रन बना लिए थे। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड इससे पहले इंग्लैंड के नाम दर्ज था। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4.2 ओवरों में 50 रनों का आंकड़ा छुआ था। वहीं इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1994 में 4.3 ओवरों में 50 रन बनाए थे। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में रोहित शर्मा समेत अन्य खिलाड़ियों ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की। इस दौरान टीम इंडिया ने छक्कों का एक कीर्तिमान रच डाला। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो अब भारतीय टीम एक साल के भीतर सबसे ज्यादा 6 लगाने वाली टीम बन गई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी साल 2024 में अब तक 90 छक्के लगा चुके हैं और यह संख्या अभी आगे बढ़ने वाली है। इससे पहले टेस्ट मैचों में एक साल के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मिलकर साल 2022 में कुल 89 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया था, मगर अब भारतीय टीम ने 96 का आंकड़ा छूकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। यह भी दिलचस्प तथ्य है कि भारतीय प्लेयर्स ने यह कीर्तिमान महज 14 पारियों में हासिल कर लिया है। इस साल विशेष रूप से रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल लंबे छक्के लगाने की काबिलियत का भरपूर फायदा उठाते आए हैं। याद दिला दे कि इंग्लैंड से एक साल पहले ही भारत ने 2021 में 87 छक्के हिट किए थे। खास तौर पर इंग्लैंड की बात करें तो बेसबॉल की मानसिकता के कारण इंग्लिश टीम के खिलाड़ी तेज तर्रार बैटिंग करते रहे, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि असली बेसबॉल क्रिकेट कौन खेल रहा है। साल 2024 में भारत ने 96 लगाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मौजूदा साल की बात करें तो इस लिस्ट में 66 के साथ इंग्लैंड दूसरे और न्यूजीलैंड 51 लगाकर तीसरे स्थान पर विराजमान है। चूंकि इस साल अभी भारत को 8 टेस्ट मैच और खेलने हैं, इसीलिए संभव है कि एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों की संख्या 100 के पार जा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली लगातार नए कीर्तिमान बनाते जा रहे हैं। खास तौर पर सचिन तेंदुलकर के तो वे एक रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हैं। अब कानपुर के ग्रीन पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन भी पूरे कर लिए। वैसे तो भारत के सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले मुकाम छुआ था, लेकिन विराट कोहली अब उनसे आगे निकल गए हैं। उन्होंने सबसे तेज इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। सचिन तेंदुलकर से बहुत कम पारियों में ये कारनामा किया है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे किए थे, लेकिन उन्हें यहां तक पहुंचाने में 623 पारियां लगी थी। अब अगर कोहली की बात करें तो उन्होंने अपने 27,000 रन केवल 594 पारियों में ही पूरे कर लिए, यानी सचिन तेंदुलकर से पूरे 29 पारियां पहले। अब तक दुनिया के केवल 3 ही बल्लेबाज थे जो इतने रन बना सके थे। अब कोहली के इस क्लब में चौथे बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट यानी वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने का काम अब तक सचिन तेंदुलकर ने ही किया है। उन्होंने 664 मैच और 782 पारियां खेलकर 34,357 रन बनाए हैं।
इसके बाद कुमार संकारा का नाम आता है। उन्होंने 594 मैचों की 666 पारियों में 28,016 रन बनाए। रिकी पॉन्टिंग की बात की जाए तो उन्होंने 560 मैचों की 668 पारियों में 27,483 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने अब तक 534 मैचों की 593 पारियों में ही 27,000 का आंकड़ा छू लिया। देखना होगा कि अब रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ने में उन्हें कितना और वक्त लगता है। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।